नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में विज्ञान विषय के चैप्टर 8 यानी कि अध्याय 8, कौन सा है चैप्टर 8 बताइए आप लोग? हाँ बिल्कुल, गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो वैसे भी बच्चों आपको याद होगा कि पिछली कक्षाओं में भी हमने इसी अध्याय यानी गति के बारे में पढ़ा हुआ है। अब आप बताइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है गति के बारे में? पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है? कुछ याद आया आपको? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही याद है आपको। हम लोगों ने जाना कि गति क्या होता है, फिर हमने जाना था कि वेग क्या होता है, फिर हमने आगे ये भी देखा था कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने आगे ये भी जाना था कि एक समान गति और असमान गति क्या होता है और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि गति का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है, ये भी हमने सीखा था। तो बच्चों आज हम लोग आगे ये जानेंगे कि गति के ग्राफीय निरूपण से हम लोग जो गति के समीकरण हैं वो किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बताइए कि गति के कौन कौन से समीकरण हैं, आपको याद है? बताइए। हाँ 3 समीकरण हैं बच्चों, बिल्कुल। कौन सा है पहला? अच्छा नहीं याद है, चलिए हम लोग आज देखते हैं कि गति का क्या क्या समीकरण है और वो किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों गति का 3 समीकरण है। क्या है बच्चों? गति के 3 समीकरण हैं। पहला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले हम लोगों को जो मैम क्या बोलती है बार बार, बिल्कुल आप लोग सब लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा। ठीक है, बिना कॉपी पेन के हम लोग विज्ञान के खासकर भौतिक विज्ञान में कुछ सीख नहीं पाएंगे, सब भूल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साथ साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो साथ में आप लोग उम्मीद है कि कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और हम लोग अब आगे करते हैं। चलिए आप लोग साथ में लिखते रहिए। तो बच्चों गति के समीकरण लिख दीजिए, गति के समीकरण। बच्चों इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। गति के समीकरण पहला क्या है बच्चों? सबसे पहला कौन सा है? बिल्कुल v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या बच्चों? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलो इसको, ये हो गया पहला। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने पहले देख लिया है इसके बारे में कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t है क्या है। चलिए आप लोग बताइए साथ में, सबको याद होगा। चलिए बताइए v क्या है बच्चों? बिल्कुल ये है अंतिम वेग। यस, इसको कहते हैं, ये है अंतिम वेग। चलिए और फिर उसके बाद आप बताइएगा u किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है? u बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये होता है आरंभिक वेग। क्या होता है ये? आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये इसको इनिशियल वेलोसिटी और v हो गया फाइनल वेलोसिटी। और a क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं a? हाँ बिल्कुल, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में t यहाँ पे क्या है बच्चों? यस, समय, लिया गया समय। ठीक है बच्चों, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहला है, जो पहला समीकरण है आपका v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से निकालते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक बार बताइए, हम लोग ग्राफ के माध्यम से कोई चीज़ करते ही क्यों, मतलब ग्राफ का फायदा क्या है? यस, हमने पहली कक्षाओं में भी देखा था, पिछली कक्षा में भी, कि जब हम गति को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो हमको
देखना और समझना आसान हो जाता है। डेटा को देख के ही बहुत आराम से हम लोग जान पाते हैं कि गति किस दिशा में हो रही है, किस तरीके से, कितना समय ले रहा है। ये बहुत ही आसान हो जाता है ग्राफ के माध्यम से देख के, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ग्राफ के माध्यम से इक्वेशन ऑफ मोशन भी, आज गति का समीकरण भी देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों आप बताओ, याद है ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा। तो बच्चों ये थोड़ा अगर मैम से थोड़ा सीधी नहीं भी बनेगी तो जस्ट इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं स्केल से नहीं खींच रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे बच्चों यहाँ लिख देंगे ये एक्स एक्सिस है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस से सीधी इस पे यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, यहाँ से ऐसे सीधी रेखा खींचते हैं बच्चों। ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो एक्स एक्सिस पे बच्चों अगर हमने देखा था वेग समय ग्राफ जब हम लोग अच्छा बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, ये जो पहला समीकरण है वो किस चीज़ को, किस रिलेशन को, किसके संबंध को प्रदर्शित कर रहा है? वेग और समय को, ठीक है। तो ये जो पहले इक्वेशन को कहते भी यही है, वेग समय संबंध, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? वेग समय संबंध, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जैसे कि आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे वेग और समय के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम लोगों ने वेग समय में क्या देखा था ग्राफ में? बिल्कुल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे समय को दिखाया, प्रदर्शित किया था, क्या है ये? समय को। और बच्चों यहाँ पे इधर के वाई एक्सिस पे क्या किया था? यस, वेग को प्रदर्शित किया था। हम लोग वेग को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ठीक है बच्चों। अब ये देखे थे कि हम लोग जो सबसे पहले जहाँ पे यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलता है उसको हम लोग ओरिजिन एक तरीके से मानते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से, ठीक है बच्चों। इसको एक ओ का नाम दे देते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई गाड़ी एक या कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर वो किसी इनिशियल वेलोसिटी, जो उसका प्रारंभिक वेग है, वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि वो ऑलरेडी मोशन में है, यानी वो ऑलरेडी गति में है। तो कोई भी वस्तु अगर चल रही है, ठीक है, तो किसी भी समय में उसका हम सबसे पहले आरंभिक वेग निकालते हैं या पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कार से चल रहे हो, ठीक, अब कार से चलते हुए अब आपको उसके लिए अगर आपको दूरी समय ग्राफ खींचना होगा, तो उस समय चलते हुए उस समय आप देख लोगे कि मीटर पे कि कार में कि कितनी वेग, किस वेग से हम आपकी कार चल रही है। तो जिस समय आप उसको मेज़र करोगे वो आरंभिक वेग हो जाएगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यू से। तो यानी वो 0 नहीं, वो स्थिर से नहीं मतलब स्थिर पोजीशन से नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हुए अगर बात कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी गति में है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में जो उसकी आरंभिक वेग होगा बच्चों, वो हो जाएगा ये u। तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो u। तो यानी कि इतने देर में किस पॉइंट पे है ये? यस, u, ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पे पहुँचती है बच्चों, मान लीजिए कि t समय के बाद, जैसे जब हम आप एकदम इस समय पे करेंगे, तो इस समय पे अगर समय यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, यानी कि जब एकदम शुरू के समय में आप जब मेज़र करेंगे, तो उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि प्रारंभिक वेग, मान लीजिए u हुआ बच्चों। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी u लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये कितना किस वेलोसिटी से मूव किया है? u से, किसी एक पॉइंट पे, ठीक। और मान लीजिए t समय के बाद, मान लीजिए t समय के बाद, मान लीजिए t समय कितना हुआ? ये हो गया मान लीजिए t समय। इतना t समय के बाद में यहाँ पे कहाँ पे पहुँच जा रहा है ये? इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लीजिए कितनी बच्चों? v। कितनी हो जाती है? v। तो ये t समय है बच्चों, यहाँ पे t समय है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको देखना होगा। तो जैसे बच्चों हमने ग्राफ में पिछली कक्षा में देखा था कि यहाँ पे अगर करना होगा तो एक लाइन यहाँ से इसी के एकदम
एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ से ऐसे खींचते हैं लाइन, ठीक है, और यहाँ से इससे बच्चों मिलती हुई यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर नहीं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, और ये जहाँ पे मीट करती है बच्चों, ये समझे, ये पॉइंट समझिए, ये यहाँ से ऐसे करेंगे, और ये जो जीरो से लेके ये कौन सा पॉइंट किस वेलोसिटी पे हो गई, किस वेग पे हो गया, हाँ ये यहाँ पे अंतिम वेग है। तो मान लीजिए किसी समय में u, ठीक है, u वेग हमारा है और पहुंच रहा है v, तो कैसे पहुंचेगा बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, तब इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ये यानी u से लेके v पे ये पहुंचा है, ठीक है बच्चों। अब इसको बच्चों जब हमको ये समीकरण निकालना रहेगा सबसे पहले v इक्वल टू u प्लस AT का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग पहला चीज आपको देखना होगा कि आपको पता है कि त्वरण क्या होता है, बताइए त्वरण क्या होता है, बिल्कुल प्रति यूनिट प्रति इकाई समय में जो वेग में परिवर्तन होता है, बिल्कुल आप सही याद है आपको। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सबसे पहले कि त्वरण बराबर, लिखेंगे त्वरण क्या होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, ठीक है बच्चों, याद है ना आपको, बिल्कुल त्वरण क्या होता है, बिल्कुल समय के प्रति यूनिट इकाई में जो वेग में परिवर्तन होता है प्रति इकाई समय में, तो वो उस वेग में जो परिवर्तन वही होता है त्वरण। तो बच्चों अब बताइए कि यहाँ पे वेग में क्या परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। अच्छा बच्चों, इसके पहले आगे जानने के लिए हम लोग जैसे पहले भी ग्राफ में देखें, इनको कुछ नाम दे देते हैं ताकि हम लोगों को उसको करना आसान हो जाए। मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ए, इस पॉइंट को बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए मान लीजिए इसको बी, ये बी है, ठीक है, इधर ही लिख सकते थे, और ये मान लीजिए ये पॉइंट सी है, उसके बाद अगर मान लीजिए ये डी है, और ये जो बच्चों हम लोग यहाँ से इस पे मिलाएंगे, ये हो जाएगा मान लीजिए ई, ठीक है, इतना आप लोग करके रखें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, चाहे इधर भी लिख सकते हैं आप, चाहे इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सी है और ये ई है और ये डी है, ठीक है बच्चों। तो वेग में परिवर्तन बच्चों, तो पहले यहाँ पे आप देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है बच्चों, अंतिम वेग होता कितना बच्चों, अंतिम वेग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, अंतिम वेग माइनस क्या होता है, बिल्कुल प्रारंभिक वेग, ऐसे हम लोग लिख लें शॉर्ट में प्रारंभिक वेग, ठीक है बच्चों, क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय, लिया गया समय। तो अब बताइए बच्चों इस ग्राफ के अनुसार जो है अंतिम वेग कितना है, यहाँ पे बताइए, इस ग्राफ पे अगर हम दिखाएंगे तो ये अगर वेग दिखा रहा है, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, वेग दिखा रहा है, और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, समय। तो यहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बिल्कुल ओ से लेके बी तक पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है, ओ से लेके बी ओरिजिन तक पहुंचा है कोई भी वस्तु। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ओ बी माइनस, अच्छा पहुंची है, ओ बी नहीं पहुंची है बच्चों, यहाँ ओ बी चूंकि कितना है बच्चों, ये सी और डी। अच्छा आप एक बात समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ पे एक चीज यहाँ नोट करते चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे जो ओ और बी है, आप देखिए जो ओ बी है वो किसके बराबर है, बताइए ओ बी जो है किसके बराबर है, बिल्कुल सी और डी, सी डी के बराबर है, ठीक है, कितना है ओ बी कितना है, सी डी के बराबर है, ये सी डी के बराबर है। और यहाँ जो ओ डी है वो किसके बराबर है बच्चों, ओ डी किसके बराबर है, कितना, ए ई के, है ना बराबर। ये देखिए यहाँ से ऐसे करिए तो बिल्कुल ओ डी किसने बराबर है बच्चों, ए ई के बराबर है, ठीक है। तो यानी जहाँ कहीं भी ओ बी आएगा वहाँ पे सी डी लिखा जा सकता है, उसी तरीके से कहीं ओ डी आएगा तो वो
AE लिखा जा सकता है क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अंतिम वेग कितना होगा यहाँ पे? बिल्कुल, कहाँ से पहुंचा था? A से चला और कहाँ पहुंचा बच्चों? C पे पहुंचा है। ठीक है, तो अब बताइए C पे पहुंचा है तो C पे वेग को नापने के लिए हम लोग कहाँ से नापेंगे? बिल्कुल यहाँ से। तो ये कौन से कितना है? ये CD कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? CD। तो ये लिखेंगे CD, पहले लिख देंगे बच्चों, अंतिम वेग को वेग वाले में नापेंगे बच्चों, और इनिशियल जो है माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? ये कितना है? ये OA है ना, यहाँ से मेजर करेंगे कि नहीं? प्रारंभिक वेग A से शुरू हो रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है? C पे। तो यानी कि हम लोग बताएं कि जब ये वेग को मेजर करेंगे, तो अगर वेग को मेजर करेंगे बच्चों तो यहाँ O से मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, कितना? यहाँ से मेजर करेंगे तो OA यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना? OA डिवाइडेड बाई क्या है? वैसे ही हम लोग क्या कहें? समय। तो समय कितना टेक किया? यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लिया है बच्चों? बिल्कुल, यहाँ से पहुँचने में देखिए ये समय आपको मिलेगा। कितना समय लिया है? T समय लिया। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देंगे OD। O से लेके कहाँ से पहुँचा है? यहाँ पे OD। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे कि CD, तो CD बच्चों यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे तो देखिए जैसे CD बराबर OB हो गया, और OB बराबर कितना है बच्चों? यहाँ OB, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये B है, और OD बराबर A ही, देखिए OD बराबर A ही है, और ये हो जाएगा T के बराबर। ठीक है, तो CD कितना है बच्चों? CD जो है OB के बराबर है, OB। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा सकता है कितना? V। समझ रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे OE OB कितना है? V है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फाइनल लिख देंगे, यहाँ पे अंतिम वेग वैसे भी V है, और यहाँ OA कितना है बच्चों? ये देखिए OA, ये OA देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ? V हुआ, U हुआ, सॉरी, ये हो गया OA कितना है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, U है। ठीक है, और OD कितना है? देखिए यहाँ पे OD है, यहाँ पे T। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग T लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यानी एक्सीलरेशन को बच्चों किससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन को A लिख सकते हैं ना, त्वरण को A के रूप में। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अब यानी कि क्या आ गया बच्चों? A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। अच्छा बच्चों, अब मैथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब यहाँ से इधर की तरफ जाएगा ये, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V माइनस U इज इक्वल टू AT लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में आ सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, तो ये 80 हो गया। तो ये अभी चाहे तो 80 इक्वल टू V माइनस यू लिखो, ठीक, चाहे तो V माइनस यू इक्वल टू 80 लिखो, हो गया ना। फिर ये अब V को जो है अब ये इधर चला जाएगा, आप जानते ही हो कि माइनस जब राइट हैंड साइड में जाता है इक्वल के तो वो प्लस हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है, आप लोगों को याद है मैथ में। तो यहाँ लिख देंगे U, उसके बाद ये प्लस AT। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका इक्वेशन, आ गया पहला, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये पहला इक्वेशन आपका आ गया। अच्छा बच्चों, तो अब इसको क्या कहते हैं? वेग समय संबंध। आगे ना इस ग्राफ के माध्यम से। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ये रिलेशन है A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, ये आपको जो दूसरा समीकरण हम लोग निकाल लेंगे उसमें ये बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे से इसको कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं इसको अलग से मतलब दिमाग में रखिएगा या नोट कर लीजिएगा कि ये वाला रिलेशन अगले वाले इक्वेशन में भी आने वाला है। कौन सा? A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। ठीक है, इसको आप लोग कहीं एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी तो गति का पहला समीकरण देख लिए, अभी दूसरा समीकरण भी इसी ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए गति का पहला समीकरण आपने देख लिया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब हम लोग देखेंगे गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण क्या है बच्चों? नोट करिए, चलिए यहाँ पे नोट करिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या है समीकरण? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो यह बच्चों इस समीकरण को कहते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे क्या यस क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ये s जो है आपका दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको? दूरी को। और u इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेग, प्रारंभिक वेग, t है समय है, हाफ टी स्क्वायर में a जो है क्या है बच्चों? त्वरण है, और t समय है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए s यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि ये 0 से कहाँ पे कितनी दूरी पे विस्थापित है। ठीक है बच्चों, तो वो s जो है आपकी स्थिति रिप्रेजेंट करेगा, u जो है जैसा भी हमने देखा प्रारंभिक वेग है, t समय है, लिया गया समय, यहाँ पे ये है t समय, a है क्या? त्वरण है, और t अगेन समय। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि ये किसके किसके बीच में संबंध है? स्थिति किसकी? किसी वस्तु की कहाँ पे स्थिति है, और किसके बीच में संबंध है? यस, समय। तो इसको कहते हैं स्थिति समय संबंध। ठीक है बच्चों, स्थिति समय संबंध, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, ये जो आप लोगों का चैप्टर है ना बच्चों भौतिक विज्ञान का, ये चैप्टर आपको आगे की कक्षाओं में भी, अगर आप 11th में जाते हैं तो ये चैप्टर वेग ही, मोशन ही और भी विस्तार में आपको पढ़ने को होगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग अच्छे से सीखे रहेंगे तो उसमें और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे और कर पाएंगे, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर है। अब हम लोग इसको इस ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये ग्राफ है बच्चों, तो अब इस ग्राफ में उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ये जो कुल क्षेत्र है, जो दूरी यहाँ पे किस तरीके से निकलेगी, इसकी जो स्थिति है इसकी नाप करने के लिए वो होगा, ये जो पूरा क्षेत्र है बच्चों, U से लेके A से लेके C से लेके D तक, ये पूरा जो क्षेत्र इसके लिए हमको देखना होगा। तो पूरा क्षेत्र कौन सा है बच्चों? देखिए ये वाला एक क्षेत्र हो गया, दिस। ठीक है, उसके बाद में ये क्षेत्र हो गया। ठीक है, यानी ये टोटल क्षेत्र कितना हो गया? A से लेके C E D O। तो बच्चों ये जो कुल क्षेत्र है बच्चों, इसको S इक्वल टू क्या कर देंगे? कुल क्षेत्र। कुल क्षेत्र कितना है बच्चों? O A C और D। क्या है कुल क्षेत्र? O A C और D। ठीक है, तो ये कुल क्षेत्र में कौन कौन से, देखिए बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे क्षेत्र में एक आपको आता है ये ACE। तो ACE क्या है? एक बिल्कुल त्रिभुज है। तो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये जो ACE वाला है, ये कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल त्रिभुज है, ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे त्रिभुज है बच्चों। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है? बिल्कुल हाफ 1/2 गुणे आधार गुणे बिल्कुल ऊंचाई। चलिए पहले हम लोग देखते हैं, पहले कुल क्षेत्र को लिख लेंगे। तो कुल क्षेत्र क्या है बच्चों? ये है इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या है त्रिभुज का? कौन सा त्रिभुज? ट्रायंगल। कौन सा बच्चों? ACE। कौन सा ट्रायंगल है? ACE। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद कौन सा ये कौन सा क्षेत्र है बच्चों? कुल क्षेत्र में आएगा AEDO। AEDO। तो ये क्या है बच्चों? ये एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल AEDO का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल ACE का क्षेत्रफल कितना होता है होगा बच्चों? यहाँ पे बताइए। बिल्कुल जैसा भी हम बोले कि यहाँ पे हाफ, तो होता है क्या? हाफ इंटू आधार, आधार गुणे गुणे ऊंचाई। क्या होगा बच्चों? हाफ ऊंचाई प्लस कितना होगा बच्चों? ये इसका क्षेत्रफल, इस किसका। ठीक है,
तो ये जो है रेक्टेंगल या ये चतुर्भुज, तो ये इसका जो है क्षेत्रफल जो है कितना होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये बताइए इसमें, यहाँ लिख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, लिख देते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को बच्चों ऐसे चौ करके लिख दें या पूरा लिख ही देते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बताइए इस ट्रायंगल में हाफ तो हम ऐसे ही उतार देंगे बच्चों। ठीक है, आधार कितना है, ए ई। इस ट्रायंगल का आधार कितना है बच्चों, ए ई। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको, यहाँ पे लिख दिए ए ई। ठीक है, उसके बाद में ये ऊंचाई कितना है बच्चों, सी ई। कितनी है ऊंचाई, सी ई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, सी ई लिख दिए। ठीक, प्लस प्लस कर देंगे। अब इसकी लंबाई कितने है बच्चों, यहाँ पे लंबाई कितनी होगी इसकी, बिल्कुल यहाँ से नाप करेंगे ओडी, यहाँ से नापेंगे तो ओडी। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो है ये कितना है, ठीक, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ए ओ। ठीक है, गुणे ए ओ। ठीक है बच्चों, चाहे तो बच्चे ए ओ लिख सकते हैं, ई डी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग जान ही चुके हैं पहले भी कि ए ओ बराबर, यहाँ पे एक बात ये भी लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर कितना है, ई डी। ठीक है बच्चों, और ये बराबर हो जाएगा यू के। ठीक, तो यहाँ पे हाफ इंटू ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए ई। ये कितना है, ए ई की जगह बच्चों ओ डी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ए ई जो है ओ डी है के बराबर है, और ये कितना हो गया टी। तो यहाँ पे हम लोग ए ई की जगह लिख देंगे ओ डी, या तो यहाँ पे लिख देंगे टी। यहाँ हम लोग लिख ही दें, एक स्टेप और बढ़ा दें, ओ डी लिख दें और इंटू सी ई, इंटू सी। सी कितना है बच्चों यहाँ पे, सी ई। ठीक है, तो ये सी ई यहाँ लिख दिए हम लोग, सी ई प्लस ओ डी, ओ डी इंटू ए ओ। चलो यहाँ लिख दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों कि जो ओडी है, ओडी, ओडी कितना है बच्चों, ये देखो ओडी, यहाँ ओडी कितना है बच्चों, टी। तो ओडी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं कि नहीं, सो देख लीजिए फिर से, ओडी, ये ओडी कितना है, टी है। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टी। अब देखिए इनटू सीई, अब आप देखिए सीई, तो अब देखिए सीई बराबर बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ देखेंगे, लिखेंगे सिंस, चूंकि ऐसे लिखेंगे, सीई बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे सी कितना बराबर हो जाएगा, डी सी माइनस ई डी। हो सकता है कि नहीं, सी डी माइनस ई डी, सी डी माइनस ई डी। ठीक है बच्चों, और सी डी जो है किसके बराबर होता है, ओ बी के। सी डी किसके बराबर है, ओ बी के, और ये है आपका V। ठीक है बच्चों, सी डी की जगह हम लोग ओ ई लिख सकते हैं, और ये है आपका V, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, सी डी बराबर हो गया सी डी, यहाँ पे देखिए सी डी, टोटल कितना है ये, सी डी ओ बी के बराबर है और वो है V, और ई ओ जो है आप ई डी जो है, ई बच्चों ये डी है, ओ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हम भी अपना लिख के ही कंफ्यूज हो गए, ये ई डी है। तो ई डी जो है बच्चों, ई डी जो है किसके बराबर है, ए ओ के, और वो कितना है बच्चों, यू। तो ये माइनस हो जाएगा यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी की जगह आप लिख सकते हैं वी माइनस यू। ठीक है बच्चों, और प्लस ओ डी क्या है बच्चों, ओ डी कितना है टी, और ए ओ कितना है आपका, बिल्कुल यू, कितना है यू। तो अब आप इसको यहाँ से लिख दीजिए, ये है आपका हाफ इंटू टू को बच्चों हाफ टी भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू की जगह अगर आप ऐसे सीधे लिख दें चलेगा ये ऐसे। ठीक है, प्लस यहाँ टी इंटू यू को आप यू टी भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये अब आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने बात किया था कि ये आपको जो हमने बोला था कि v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी आपको अगले इक्वेशन में काम आने वाला है, और हमने बोला था कि आप नोट कर लीजिए, तो आपने नोट किया था ना। ठीक है, क्या हमने नोट करने को बोला था, बिल्कुल हमने नोट करने को आपको बोला था कि आप बच्चों नोट करो कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वहाँ हमने बोला था v माइनस यू अपान ए इक्वल टू आप
टी आपको बोले थे कि ये आप याद रखिएगा। यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण ए से, समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे v माइनस यू इज इक्वल टू टी। तो बच्चों यहाँ जो v माइनस यू है, यहाँ पे एक बात यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जो v माइनस यू इज इक्वल टू टी है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, चलिए बताइए। यहाँ पे v माइनस यू अपान ए इज इक्वल टू टी था, तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टी हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अब बच्चों यहाँ करेंगे, जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे खोल के लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हाफ टी, ठीक है। फिर v माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से ए टी, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू ए टी प्लस फिर यहाँ पे यू टी ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको जो है, और ये सब जो है ये किसके बराबर है बच्चों, एस के बराबर है। देखिए एस हम लोग एस से निकालना शुरू किए थे ना, एस के, तो ये हम लोग हाफ यहाँ पे ए टी, टी इंटू टी स्क्वायर हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ऐसे लिख सकते हैं, और टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, और प्लस हो गया यू टी, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यही हमारा जो है देखिए दूसरा समीकरण था। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आपको ग्राफ के माध्यम से ही दूसरा समीकरण आप लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्राफ के माध्यम से गति का पहला समीकरण और गति का दूसरा समीकरण किस तरीके से प्राप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के माध्यम से ही गति का तीसरा समीकरण किस तरीके से हम लोग प्राप्त करेंगे, और एक समान वृत्तीय गति के बारे में जानेंगे। तब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विज्ञान के विषय को पढ़ते रहिए। नमस्कार।